चलिए बच्चों स्टार्ट करें। कहाँ तक हो गया था बच्चों? सर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के एग्जांपल करें। ठीक है। अच्छा, एक बात बताओ, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखा था? नो सर। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज नोट करो। I माइनस, ब्रोमाइड माइनस, सल्फाइड, OH, वाटर, नोट कर लिया बच्चों? नोट हो गया?
सर। सर आगे लिखो। कार्बन डोनर, ऑक्सीजन डोनर, हैलोजन। इसमें जो अमोनिया तक है ना, वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। ये सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, उसके बाद वीक लिगेंड की कैटेगरी में आ जाते हैं। ठीक है, तो उस दिन हमने हाइब्रिडाइजेशन किया होगा ये, तो इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा। (3D6) आएगा। आर्गन रहेगा आगे, और PD खाली पड़ा होगा। Fe+2, S खाली हो गया। अब साइनाइड देखो, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है या वीक लिगेंड है बच्चों? साइनाइड कौन सा लिगेंड है? स्ट्रॉन्गली पीछे देख के बताओ साइनाइड कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो ये पेयरिंग हो जाएगी। जो हमने पिछले लेक्चर में आयरन का किया होगा, वहां देखो लिगेंड वीक रहा होगा, इसलिए पेयरिंग नहीं हुई होगी। अब लिगेंड का डिफरेंस यही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा तो पेयरिंग होगी और स्ट्रांग नहीं होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। पिछले वाले लेक्चर में हमने 2-3 एग्जांपल किए होंगे ना। नहीं होगी क्योंकि लिगेंड वीक था। तो अब ये स्ट्रांग लिगेंड आया है, साइनाइड। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? इनर ऑक्टाहेड्रल, डायामैग्नेटिक, μ = 0। निकल का कोई एग्जाम्पल किए थे बच्चे हम लोग? हेलो, यस सर। निकल का,
निकल के कितने एग्जाम्पल किए थे? सर एक ही किया था। कौन सा किए थे? एक ही NiCl4। ठीक है, NiCl4 का कर लिया था आप लोगों ने। अब मैं दूसरा देता हूं। NiCN4। ये तो हो गई बात निकल। निकल +2। निकल +2 में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। अब देखो, क्लोराइड वीक लिगेंड था, लेकिन साइनाइड स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो क्या हो जाएगी बच्चों? पेयरिंग। हालांकि ये पेयरिंग का कॉन्सेप्ट इन्होंने नहीं दिया था, CFT में आएगा। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? डायमैग्नेटिक μ0। देखो, निकल क्लोराइड वाले से कुछ अलग आया होगा। निकल क्लोराइड में sp3 आया होगा बच्चों। बन गया? उनका नाम दिखाना। किसका? सर इसी कंपाउंड का नेम हाइड हो गया। ये ना? यस सर, थैंक यू। दोनों इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, ये आपस में पेयरिंग कैसे हो गई इनकी? आप अभी ज्वाइन किए क्या? नो सर। मैंने कहा ना कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड की प्रेजेंस में पेयरिंग हो जाती है बेटे। अच्छा सर। आज भी तबीयत सही नहीं है ना, तो कुछ गड़बड़ चल रहा है। वही बात। बात कह रहे हो। एक बार थोड़ा स्क्रॉल कर दो। अच्छा, स्क्रॉल करना है बस। बहुत ठंडा हो रहा है। नोट हो गया बच्चे? यस सर। यस सर। जरा देखना इसको। 3D8 दिस। अच्छा, यहां भी तो है। इस बार ऑक्सीडेशन नंबर 0 आएगा बेटे। पिछली बार तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 आया था, इस बार ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। तो 0 होगा तो इट मीन्स कोई इलेक्ट्रॉन तो लॉस नहीं होगा ना। लेकिन क्योंकि लिगेंड स्ट्रांग है, इसलिए ये लिगेंड पेयरिंग कर देगा बेटे। क्यों पेयरिंग करता है वो ये नहीं बताए थे, वो CFT से एक्सप्लेन होगा।
हाइब्रिडाइजेशन कितना आ गया? टेट्राहेड्रल जीरो। बन गया? तो आप देखो निकल के तीनों में बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट आया होगा। नोट कर लिया बच्चों? यस सर। हम्म। नोट करो। क्रोमियम का 24 3d5 4s1 तो 3d5 ये हो गया उसमें। अब ऑक्सीडेशन नंबर तो +3 आ जाएगा, तो +3 आएगा तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करोगे। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है बेटे? 6 आ रहा है। कोऑर्डिनेशन 6 आएगा तो दो ही हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है। sp3d2 हो सकता है या तो d2sp3 हो सकता है, इससे अलग कुछ नहीं होगा। तो d2sp3 होने के चांस ज्यादा है क्योंकि अंदर के d खाली पड़ रहे हैं। अमोनिया स्ट्रांग है या वीक लिगेंड? स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पेयरिंग होगी या नहीं होगी? हो जाएगी सर। बट यहाँ हाँ, तो यहाँ पेयरिंग तो नहीं दिखाया जा रहा है ना आपको। देख रहे हो पेयरिंग नहीं हो रही है, क्यों? क्योंकि वीक लिगेंड है। अरे लिगेंड लिगेंड वीक नहीं है। आपको लिखवाया होगा अमोनिया स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है वो अमोनिया सब। सर इलेक्ट्रॉन्स की कमी पड़ रही है। नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन की कमी की बात नहीं है बेटे। हालांकि ये बीबीटी एक्सप्लेन नहीं किए थे, सीएफटी एक्सप्लेन किए थे, अभी आगे आएगा। लेकिन ये है कि अगर डी के 2 ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली हों तो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो या वीक हो पेयरिंग नहीं करवाओगे, क्योंकि उसको जो रिक्वायरमेंट थी वो उसके लिए अवेलेबल था। फिर वो कुछ नहीं करता है। क्यों नहीं करता है वो सीएफटी अभी आज ही पढ़ेंगे हम, तो वहां पे एक्सप्लेन होगा। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। अगर ऑलरेडी डी के 2 ऑर्बिटल खाली हों तो लिगेंड स्ट्रांग है या वीक है उससे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, पेयरिंग नहीं होगी बच्चे। इसमें देखो क्रोमियम में ये दोनों डी के ऑर्बिटल ऑलरेडी खाली थे और इसको हाइब्रिडाइजेशन d2sp3 बनाने के लिए डी के कितने दो ही तो ऑर्बिटल चाहिए थे, तो 2 वो ऑलरेडी खाली पड़े थे। तो 2 अगर खाली पड़े होंगे तो पेयरिंग नहीं करवाएगा, अगर नहीं खाली होते तो पेयरिंग करवा देता बच्चों। नोट हो गया?
सर एक मिनट। नेक्स्ट मंथ से आना है आप लोगों को? अभी भी सर कहाँ कंफर्म है? पूछ रहे हो कि बता रहे हो? नहीं, मेरे को ऐसा सिक्स सेंस लग रहा है कि अक्टूबर से आप लोग आओगे। सर काहे एक महीने के लिए बुलाना है फिर? हाँ यार, ये भी बात सही है ना? आपको एक महीने के लिए नहीं बुलाया जाएगा बेटे, फरवरी तक, मार्च तक यहीं रहोगे। ये हो गया। घर पे बहुत मन लग गया लगता है आप लोगों का। कितना बढ़िया रहता है, नहीं? बेड पे लेटे लेटे पढ़ लेते हो। सर और भी पढ़ने का मौका मिल जाता है और हॉस्टल का गंदा खाना नहीं खा नहीं को मिलता। ये सही है। हॉस्टल का गंदा खाना खाने से ना इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, पता है आपको? लिगेंड स्ट्रांग है या वीक? स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग पेयरिंग है सर। पेयरिंग होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। होगी सर। होगी। इससे इतना ही खाली कर पाऊंगा, 2 खाली नहीं। तो दोनों एग्जाम्पल दे दिया, एक में डी खाली था और एक में डी खाली नहीं था। नहीं था तो ये करेगा। होगी सर। इन दोनों एग्जाम्पल को जब आप देखोगे तो समझ जाओगे। D2sp3 आएगा। इनर ऑक्टाहेड्रल और पैरा। म्यू कितना आ जाएगा? 1 + 2। तो सारा खेल लिगेंड का है, स्ट्रॉन्ग और वीक। हालांकि ये स्ट्रॉन्ग और वीक मैं आपको बता तो दे रहा हूं, इन्होंने नहीं बताया था, ये CFT के अकॉर्डिंग है। इन्होंने तो एक्सपेरिमेंट करके देखा था कि पैरा आ रहा है या डाया आ रहा है, उस बेसिस पे इन्होंने अपने दे दिया था। बन गया? चले बच्चे? रुको सर एक बार, सर स्क्रॉल करता। बोलेगा तभी ना। मेरे नेटवर्क के स्ट्रेंथ कैसे दिखा रही बच्चों? आपकी तो ठीक है सर। सही है सर। सही दिखा रही है। मैं आपके क्लासरूम में बैठा हूँ, आप लोग को मिस कर रहा हूँ। पूरी AC मुझे अकेले मिल रही है और मेरे खोपड़ा में दर्द हो गया।
रहते तो सर एसी खराब होता। क्या? जब हम लोग रहते थे तब एसी ही खराब रहता। नहीं, वो अरे तो नीचे- A7 में रहता था, वो पूरा खराब ही रहता, साल भर ही खराब था वो। हाँ, वो बेसमेंट Yes, sir. खराब थे, बाकी ऊपर वाले में बैठ जाओ ना तो ठंड लगती है बच्चे। उसमें विंडो एसी थी ना, सॉरी स्प्लिट एसी थी, इसमें तो सेंट्रलाइज वाली है। चलो, नोट हो गया। क्लासरूम में बच्चे नहीं रहते, अच्छा नहीं लगता यार। इतनी बड़ी क्लास में मैं अकेला बैठा हूँ। ये तो हो गया कॉपर। कॉपर पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2 आएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दो। हाइब्रिडाइजेशन क्या? पहले बताओ, लिगेंड स्ट्रांग है या वीक? स्ट्रॉन्ग है सर। पेयरिंग होगी या नहीं होगी? नहीं होगी। पेयरिंग करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन नहीं है। पेयरिंग के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए इसमें कुछ अजूबा टाइप का है। एक्सेप्शनल है बच्चों, भयंकर वाला एक्सेप्शनल है। इसको यहाँ पेयरिंग का स्पेस नहीं मिला तो ये पता चला जंप कर गया आगे। क्यों कर गया वो CFT एक्सप्लेन करेगा, अभी CFT जब पढ़ेंगे तब आएगा। आगे जंप कर जाता है बेटे, लेकिन इसका जो हाइब्रिडाइजेशन था वो यही था, DSP। ये NCERT का एग्जाम्पल है और बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। DSP2 एक्सपेरिमेंट ये कह रहा था कि DSP2 है, लेकिन जब इनके अकॉर्डिंग VBT के अकॉर्डिंग निकाला जा रहा था तो SP3 आ रहा था। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे फेल हो रहा था बच्चों, इसीलिए CFT आई थी। DSP2 है तो स्क्वायर प्लेनर होगा, पैरा तो रहेगा ही। म्यू इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आप डाल दोगे। ये आपको याद होगा, P ब्लॉक में भी था कॉपर, नहीं, कॉपर अमोनिया और SO4। तो होना चाहिए था टेट्राहेड्रल ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगेंड, ये आ रहा था स्क्वायर प्लेनर। क्यों आ रहा था वो CFT बताएगा, VBT इसीलिए फेल हो गया था। सर ये जब की स्ट्रॉन्ग लिगेंड नहीं कराई है, उसी की वजह से ये हुआ है बेटे, स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से जंप हुआ। तो सर ये तो हटा नहीं सकते थे इसको, यहाँ पहुंच गए। लेकिन एक्सपेरिमेंट कह रहा था पैरामैग्नेटिक है ना, तो कहां से हटा दोगे? एक्सरे एक्सपेरिमेंट होते ना बेटे, एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट पहले इनके सामने था, तो अब इनसे कोई एक थियरी बन नहीं रही थी, तो इन्होंने एक्सपेक्ट किया कि मे भी ऐसा हुआ होगा, है ना। चलो आगे चले। वैसे इसको हगिंस ने एक्सप्लेन कर दिया था बाद में, उस समय तो नहीं ये हुआ था। हगिंस ने एक दूसरा मेथड लगाया, अकॉर्डिंग टू हगिंस। हालांकि ये हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उनके अकॉर्डिंग उन्होंने बाद में एक्सप्लेन किया इस बात को। कैसे? उन्होंने कहा कि यार ये करने की क्या जरूरत है, कुछ और कर लो। तो उन्होंने कुछ ये किया था उसमें।
लेकिन आप आंसर वही बताओगे, ये अकॉर्डिंग टू हगिंस जब पूछेगा तब ये बताओगे, और ये पूछेगा नहीं क्योंकि सिलेबस में नहीं है। हगिंस ने कहा कि ये बात सही है कि हाइब्रिडाइजेशन तो जो आ रहा है वही रहेगा। उन्होंने कहा ऐसा भी तो कर सकते हैं ना। उन्होंने कहा हाइब्रिडाइजेशन ये कर दो, सॉरी sp3d नहीं, sp2d कर दो। उन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन को आगे जंप करवाने की जरूरत नहीं है, अमोनिया आगे वाले सेल में इलेक्ट्रॉन दे देगा ऑर्बिटल में, ये एक पी खाली रहेगा, sp2d। इन्होंने भी कहा स्क्वायर प्लेनर होगा। बाकी सब कुछ वही था, बस इन्होंने कहा कि अंदर का डी क्या जरूरत है यूज करने की, बाहर का डी यूज कर लो और वो इलेक्ट्रॉन वहीं रहने दो, इलेक्ट्रॉन क्यों जंप करवाना। समझ गए? तो ये अकॉर्डिंग टू हगिंस है, अदरवाइज आप वही बताओगे बेटे। ये तो कुछ वीबीटी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं और दूंगा जिससे कंफ्यूजन ना रहे। कोबाल्ट, नाइट्रो, NO2 भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड की कैटेगरी में आता है बच्चों। बाकी तो खाली रहेगा। +3 आएगा इस पे कोबाल्ट पे, तो 2 यहां से लॉस होगा, 1 यहां से लॉस होगा। तो लिगेंड स्ट्रांग है बच्चों ये, तो ये भी पेयरिंग कर देगा। D2sp3, बाकी आप समझ ही जाओगे। इनर ऑक्टा डाया μ0। ये हो गई बात आपकी वीबीटी की। अब चलेंगे CFT की तरफ। अच्छा, पहले इसकी लिमिटेशंस भी है। नोट हो गया बच्चों? लिख लो जरा लिमिटेशंस, लिमिटेशंस ऑफ द बीबीटी, जिसकी वजह से CFT को आना पड़ा।
फर्स्ट पॉइंट लिखो, कैन नॉट डिटरमाइन एग्जैक्ट प्रेडिक्शन regarding tetrahedral and square planar. Cannot determine exact prediction regarding tetrahedral and square planar complex. For coordination number 4. तो इनसे ये नहीं एक्सप्लेन हुआ कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में कब टेट्राहेड्रल बन जाएगा, कब स्क्वायर प्लेनर बन जाएगा, तो ये चीज एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अगला पॉइंट नोट, फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, does not explain color of the coordination compounds. Does not explain color of the coordination compounds. अगला पॉइंट नोट करो, does not give quantitative interpretation of kinetic or thermodynamic stability of coordinate compounds. Thermodynamic stability of coordinate compounds. आगे लिख लो, does not differentiate weak and strong ligands. तो ये सारी चीजें थी जहां पे ये फेल हुए। आगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, तुम क्या गड़बड़ हुआ? मेरे पेन को कुछ हो गया। तो लिख ही नहीं रहा।
अब मैं इसको कैसे सही करूं बच्चों? ऊपर लेफ्ट साइड में पेन का सिंबल बना हुआ है, सबसे ऊपर सर, सबसे टॉप पे ये हाँ। गुड, थैंक यू बेटे। हाँ, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये थोड़ा मुश्किल है बच्चों, है ना? आयोनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड लाइक NaCl आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आयनिक कंपाउंड क्रिस्टल होता है या नहीं? जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बेटे, सब के सब क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है? तो यहीं से इन्होंने बात किया VBT। अब जरा देखना, VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहता था कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। CFT ने ये कहा कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होगा वो टोटली आयोनिक बॉन्ड होगा। ये दोनों में मेजर डिफरेंस था। VBT के अकॉर्डिंग, VBT ने एज्यूम क्या किया कि लिगेंड और सेंट्रल मेटल के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। बेसिकली कोऑर्डिनेट का मतलब है स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट। इन्होंने उसको हटा दिया। इन्होंने कहा नहीं, जो मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग होगी वो टोटली आयोनिक बॉन्ड होगी, जैसे NaCl में होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, पहला मेजर डिफरेंस यही था। अब इनके लिख लो जरा, पोस्टुलेट्स लिख लो, पोस्टुलेट्स ऑफ द CFT, फिर आगे चलते हैं। पोस्टुलेट्स ऑफ द CFT, ML कोई चार्ज है, ये लिगेंड है, यहां इन्होंने एज्यूम किया। सर ये कलर भी बताएगा कि क्या कलर होगा, कौन से कंपाउंड? ये इनके अकॉर्डिंग हो जाएगा। वो अभी हम पढ़ेंगे तो आप समझ जाओगे। हाँ, ये इन्होंने कहा कि जो लिगेंड है और मेटल है, इनके बीच में ये आयोनिक बॉन्ड होगा। उन्होंने इसको कोवेलेंट लिया था। एक डिफरेंस ये है। अब लिगेंड दो तरीके के होते हैं बेटे। जैसे लिगेंड आपने पढ़ा होगा, जैसे वाटर है और Cl। तो Cl तो एनाइनिक है, नेगेटिव ऑलरेडी है, बट वाटर न्यूट्रल होता है। लेकिन न्यूट्रल में ये एक नेगेटिव पोल होगा, एक पॉजिटिव पोल होगा, दो पोल होंगे। अगर इसको आयनिक बनाना है, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक बनाना है, तो इस मेटल को इन्होंने क्या एज्यूम किया? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। और इस लिगेंड को इन्होंने क्या एज्यूम किया? पॉइंट नेगेटिव चार्ज। तो इन्होंने कहा कि कोई भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हो या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो, उसका जो मेटल होगा वो बिहेव करेगा लाइक पॉइंट पॉजिटिव चार्ज, और जितने भी लिगेंड्स होंगे वो सब बिहेव करेंगे लाइक एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। और नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा,
उसे हम आयनिक बॉन्ड कंसीडर करेंगे। आयनिक का मतलब क्रिस्टल होता है, इसीलिए इस थ्योरी का नाम रख दिया क्रिस्टल फील्ड। फील्ड का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज रखोगे तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, पॉजिटिव चार्ज रखोगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। तो इनका जो बेस था सब कुछ वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी बेस था। अब तो आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ चुके हो, तो मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको ये समझ आ गया। अच्छा, अब यहां पे बात ये थी कि अगर मान लिया L की जगह मैं नेगेटिव क्लोराइड रख दूं, तो ये तो नेगेटिव चार्ज है, इस पे दिख रहा है नेगेटिव, लेकिन अगर वाटर रखा जाएगा तो वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता बच्चे। तो इन्होंने कहा कि वाटर का जो नेगेटिव पोल होगा वो बिहेव करेगा एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज। मेरी बात समझ में आ गई? मेरी बात समझ आ गई बच्चों? Yes, sir. यस सर। तो जितने भी न्यूट्रल लिगेंड्स होंगे, उन न्यूट्रल लिगेंड्स का जो नेगेटिव पोल होगा वो पॉइंट नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करेगा, और अगर कोई नेगेटिव लिगेंड ही है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो वो एज ए पॉइंट नेगेटिव चार्ज होगा। तो इसके बेसिस पे इन्होंने वर्क किया। अब इसके बेसिस पे वर्क किया तो पहले हम देखेंगे CFT फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 6, that is for octahedral complex। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए देख लेते हैं। जी, पोस्टुलेट्स मैंने लिखवाया नहीं, फिर वही उसी से काम चला लिया बेटे। पैकेज में मिलेगा आपको, सब लिख लेना। पोस्टुलेट्स यही था जो मैंने आपको बोल दिया, शॉर्टकट में लिखवा दिया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मेटल पॉइंट पॉजिटिव चार्ज है, लिगेंड पॉइंट नेगेटिव चार्ज है, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो उसका नेगेटिव पोल एज ए नेगेटिव चार्ज बिहेव करेगा। ये इनके पोस्टुलेट्स थे बेटे। तो उसको इसको लिखवाने में बहुत टाइम जाता है बेटे, तो मैंने उसको सिर्फ शॉर्टकट में यूं ही बता दिया। हाँ, अब बात आती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 मतलब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो जरा देखो, जैसे मान लो कोई भी कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, जैसे K4FeCl6 K4FeCl6, दोनों की आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया गया था, लेकिन बात यह है कि ये लिगेंड अपने पास स्ट्रांग है और ये लिगेंड अपने पास क्या है बच्चों, वीक है ना। तो कोई भी हो, अब इन दोनों को मैं अगर जनरलाइजेशन करूं तो क्या करूंगा, बाहर तो कुछ होगा, यहाँ पे मेटल और यहाँ पे लिगेंड, यहाँ पे 6, यहाँ पे चार्ज रख दूंगा, कोई भी चार्ज रख दो, चलो +2 रख दो। तो M का मतलब सेंट्रल मेटल एटम जो कि हर एक कॉम्प्लेक्स में होगा, और L का मतलब लिगेंड। तो ऑक्टाहेड्रल में ये देखते हैं। नोट हो गया? इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन कितना आता था बच्चों, D2sp3, और इस वाले में हाइब्रिडाइजेशन sp3। क्यों आता है यही इन्होंने एक्सप्लेन किया। तो ध्यान से देखो कि d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है इसमें। अब मान लेते हैं कि भी डी के जैसे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करोगे, मान लिया आयरन का ही आप कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो क्या आता था,
ये डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व होते हैं, चाहे इनर डी हो चाहे आउटर डी हो, डी ऑर्बिटल जरूर इन्वॉल्व होगा। डी ऑर्बिटल का शेप आई थिंक आप लोगों को याद होगा, फिर से एक बार बनाओगे सभी लोग। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। दो ऐसे थे, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने बनाया था। यही डी के 5 ऑर्बिटल हैं बेटे, क्योंकि अगर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें डी जरूर आएगा। तो 5 ऑर्बिटल। इन तीनों में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको याद हो बिटवीन एक्सिस होती है। और इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स, जी हाँ, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन बिटवीन एक्सिस, और ये अलोंग द एक्सिस। इसको बोलते हैं बच्चों T2G और इसको बोलते हैं EG। T2G और EG, इसका नाम लिख लो ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट, और इसको बोलते हैं इवेनली डीजनरेट। इवन नंबर, इवेनली डीजनरेट। ट्रिपली डीजनरेट, इवेनली डीजनरेट। इसको इस तरीके से भी देख लेना कि 3 ऑर्बिटल्स ऐसे जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन एक्सिस है, मींस अलोंग द एक्सिस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी बेटे। और 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस है, बिटवीन एक्सिस 0 होगी। समझ आ गई बात? चलो आ गई तो नोट कर लिया। अब हमारे पास M6 था ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना रहा हूं मैं। कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, चाहे इनर हो चाहे आउटर हो, ऐसे ही बनेगा। ये लिगेंड आपको पता है लोन पेयर देता था, लुईस बेस था। ये अगर मैं इमेजिन कर लूं कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये जेड एक्सिस होगा। ऑक्टाहेड्रल में इमेजिन करो तो लिगेंड कहां है? लिगेंड आपको दिख रहा होगा अलोंग द एक्सिस है, दिख रहा है? इमेजिन 2D में मत देखना, 3D में इमेजिन करो। 2 लिगेंड एक्स एक्सिस पे होंगे, 2 लिगेंड वाई एक्सिस पे होंगे और 2 लिगेंड जेड एक्सिस पे होंगे, अप डाउन। समझ आया बच्चों ये कहां है? यस सर। तो सर ऊपर वाला जेड पॉजिटिव आएगा ना? ऊपर वाला, हाँ ये तो जेड ही है। मुझे आपके क्वेश्चंस क्लियर नहीं हुए बेटे, प्लीज फिर से रिपीट करोगे?
क्या कह रहे थे? चलो होपफुली समझ गए होगे आप। तो ये हो गया। हाँ, एक बार माइंड में सेट करो, ये कौन सा चार्ज है मेटल अकॉर्डिंग टू CFT? पॉइंट पॉजिटिव चार्ज। ये कौन सा चार्ज है बच्चों? पॉइंट नेगेटिव। Point negative charge. नेगेटिव पॉजिटिव में क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। Electrostatic attraction. अट्रैक्शन की वजह से ये लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ मूव करेंगे, मतलब मेटल की तरफ अप्रोच करेंगे, क्योंकि अट्रैक्शन है और अट्रैक्शन का मतलब है पास जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है बेटे कि अगर ये पॉइंट नेगेटिव चार्ज है तो जहां भी इनको रख दोगे वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे कि नहीं करेंगे? यस सर। ये सारे लिगेंड वाले जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेंगे, जिसे कहते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये बात माइंड में रखना है। अब मुझे ये बताओ, क्या बताओ कि ये अगर नेगेटिव चार्ज इस लाइन पे आ रहा है और ऑलरेडी इसी लाइन पे कोई अनदर नेगेटिव चार्ज हो तो इन दोनों में क्या होगा? रिपल्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन। सीधी सी बात ये है कि एक ट्रेन एक लाइन पे आ रही थी और अपोजिट साइड से दूसरी ट्रेन उसी लाइन पे आ रही थी, तो दोनों में जो कुछ होगा उसे ही हम क्या कहते हैं? रिपल्सन या फिर कोलिजन उसे कह सकते हैं ना। कभी आप लोग स्कूटी या बाइक से ऐसे कोलिजन किए हो बढ़िया वाला? यस सर। Yes sir. अगर आप वो सर। हाँ, अगर आपका कोलिजन 20 के स्पीड में हो, है ना, तो दोनों टकराते हैं, फिर क्या हुआ? दोनों मुस्कुराए और साइड से फिर निकल लेते हैं। ये होता है केस। अगर बहुत स्लो स्पीड में टकराए 20-30 ऐसे स्पीड से। लेकिन अगर आप 120 के स्पीड से चला रहे थे और इन दोनों में कोलिजन हो गया तो क्या हंसने का मौका मिलेगा? हॉस्पिटल से ऊपर चले जाएंगे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक बंदा ऊपर ही पहुंच जाए और एक बंदा नीचे ही रह जाए। गैप पड़ जाएगा कि नहीं इन दोनों में? चलाने में तो चले जाएंगे। अरे अभी बच्चे मैं हाईवे पे गया था गाड़ी लेके, वो जो मेरा ड्राइवर था 140 चला रहा था। मैंने देखा, है ना, ये मथुरा एक्सप्रेस वे है बेटे, मैंने उससे बोला भाई तू जिंदा रहने देगा या नहीं, उसको 120 पे कर, मुझे देर में घर पहुंच जाऊंगा मैं, है ना। तो पता नहीं चलता बेटे हाईवे पे 120 तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, है ना। कार की बात कर रहा हूँ, बाइक की नहीं। तो बाइक इतना नहीं चलेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ बेटे, अगर आपका कोलिजन वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में हुआ तो कोई खास नुकसान नहीं होता है। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ, गाड़ी टूट गई, हाथ पैर टूट गया, दैट्स ओके, इतने में बात बन जाती है। लेकिन अगर बहुत हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हुआ, मतलब हाई स्पीड के साथ कोलिजन हुआ, तो इतने से बात नहीं बनती कि हाथ पैर टूट जाए या गाड़ी टूट जाए, जिंदगी ही टूट जाती है। एक बंदा आसमान पे पहुंच जाता है, दूसरा जमीन पे रह जाता है, ये गैप बहुत बढ़ जाएगा। इसमें भी गैप होता है लेकिन ये गैप कम होगा। मेरी बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? यस सर। सेम चार्ज अगर पास आएंगे बेटे तो रिपल्सन जरूर होगा। अब अगर चार्ज की स्ट्रेंथ वीक थी, मतलब 20-20 की थी, तो रिपल्सन थोड़ा कम होगा। लेकिन अगर चार्ज की स्ट्रेंथ बहुत हाई थी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा थी, तो ये रिपल्सन बहुत ज्यादा होगा बेटे और गैप बहुत ज्यादा होगा। तो ये बात भी आप माइंड में रखना, है ना। अच्छा,
अब एक गाड़ी आ रही थी 120 के स्पीड से, ये लाइन थी दूसरी अपोजिट वाली, लेकिन आप यहां खड़े थे, ये 120 के स्पीड से ऐसे निकल जाएगी, आपको कोई नो सर नहीं होगा। अगर मान लो No, रेल sir. की पट्टी है तो ट्रेन तो ऐसे गुजर जाएगी, उसके बगल खड़े होके कभी आपने फील किया होगा, बहुत अच्छी हवा आती है और आवाज भी बहुत अच्छी आती है ना? यस सर। लेकिन आपका कुछ बिगड़ता नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि ये ट्रेन जो है इसी लाइन पे मूव करेगी। तो अगर आप उस लाइन पे नहीं हो तो फिर आपको कोई इफेक्ट नहीं आएगा मोस्टली, ठीक है? हाँ, ये है कि ऐसा लगेगा कि कुछ छू के गुजर गया, डर लगेगा हल्का सा, बस। तो कहने का मतलब ये है कि यहां रिपल्सन नहीं होगा, यहां रिपल्सन होगा अगर दोनों एक ही लाइन पे आ गए। लाइन अगर सेम होगा तो रिपल्सन हो जाएगा। अब खैर, ये आपने कथा सुन ली मेरी थोड़ी सी। अब इसी का यूज करके हमें CFT करना है। CFT, अब जरा ये तो रही बात लिगेंड की। मेटल में D के 5 ऑर्बिटल थे ना, मेटल के, तो चलो पहले बना लो। यस सर। ये D के 5 ऑर्बिटल, मैं सर्कल बना रहा हूं, आप चाहो तो स्क्वायर भी बना लो। ये D ऑर्बिटल है, ये डिजनरेट ऑर्बिटल है। डिजनरेट का मतलब समझते हो, इनकी एनर्जी क्या थी? सेम थी। सेम होगी सर। ये भी D ऑर्बिटल है, डिजनरेट, स्टिल डिजनरेट है। और ये अब हो रहा है स्प्लिट। ये स्प्लिट वही होगा जब उनके बीच में कोलिजन हो जाएगा बच्चे। इस बंदे का नाम DXY, DYZ, DZX, और इन दोनों का नाम होगा DX², Y² और DZ²। ये जो गैप बना, इसको एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये इतना नीचे आया 0.4 और ये ऊपर गया 0.6, या फिर मैं इसी को 3/5 भी कह सकता हूं और इसको 2/5 भी कह सकता हूं। ये CFT। क्या नहीं पढ़ पा रहे बताओ, मैं बोल दूंगा बच्चे। सर ये -0.4 और ये 0.6 सर ये फिक्स है क्या? हाँ जी, ये फिक्स है, डाटाबेस है ना, ये फिक्स। मतलब ऑक्टाहेड्रल के लिए वैल्यू फिक्स है बेटे, ये चेंज नहीं होने वाली। सर वो आपने क्या लिखा है? डी नॉट नो, डी और 0 क्या है? ऑक्टाहेड्रल। अच्छा, ये ऐसे बना ले बेटे, डेल्टा, ये एनर्जी गैप हो गया। O का मतलब ऑक्टाहेड्रल, तो इसको बोलते एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। सर 0.6 0.4 क्या है? वो स्प्लिट हो गया ना, वो पूरे 1 का मतलब स्प्लिट होके, मतलब कितना डिक्रीज हुआ और कितना इंक्रीज हुआ है, वो है। एक मिनट पहले अभी समझ ले, वो आप समझ लो, पहले 2 मिनट वेट करो बेटे। और सर वो -0.4 है? हाँ जी, नीचे माइनस है और ऊपर प्लस है, 0.6 प्लस है, नीचे माइनस। नोट हो गया बच्चों? सर डेल्टा O क्या है? एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ये क्या हो गया अंशिका शर्मा, आपको क्या हो गया? ये क्यों आ जाता है बच्चों स्क्रीन पे? वो स्क्रीन शेयर करना चाहती है। अच्छा, वो स्क्रीन शेयर करना चाहती है, इस वजह से ऐसा हो जाता है ना। ठीक है, चलो बच्चों नोट हो गया? यस Yes, sir. अब इसको थोड़ा सा जो पीछे हमने कथा सुनी है उस पे आना है फिर से, जरा ध्यान देना बेटा। ये अपने पास लिगेंड था, मैं वही स्ट्रक्चर फिर से बना रहा हूं, आप मत बनाना। इस M पे पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि अकॉर्डिंग टू CFT उन्होंने कहा ही था ये पॉइंट पॉजिटिव है और ये पॉइंट नेगेटिव है, ये ऑलरेडी मैं 3 बार बता चुका। नेगेटिव पॉजिटिव में अट्रैक्शन होगा, इस वजह से लिगेंड मूव करेगा, लिगेंड मूव करेगा टुवर्ड्स M अलोंग द एक्सिस। मैंने आपको बताया था ना, ये X एक्सिस, ये Y एक्सिस, ये Z एक्सिस, अलोंग द एक्सिस लिगेंड मूव कर रहा है। एक बात, अब ये जो M है, M के पास d ऑर्बिटल होगा, इसी का d ऑर्बिटल ये है बच्चों, M का d है ये, मेरी बात समझ गए? ओवरऑल M पे तो पॉजिटिव है, लेकिन उस M का d ऑर्बिटल, ऑर्बिटल की डेफिनेशन आपको याद है? Three-dimensional space around the nucleus where probability of finding electron is maximum, यही था ना? Yes, sir. तो ऑर्बिटल कहीं भी बोला जाए तो समझ लो कि वो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। इसका मतलब है इस ऑर्बिटल के अंदर क्या रहे होंगे? इलेक्ट्रॉन ही तो होंगे। और इलेक्ट्रॉन में कौन सा चार्ज होता है बच्चों? Negative. अब जरा थोड़ा ध्यान से, मेटल पॉजिटिव था, पॉजिटिव की वजह से ये लिगेंड अट्रैक्ट कर रहा था इसकी तरफ, लेकिन इस मेटल के जो d ऑर्बिटल थे उसमें क्योंकि ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन था और ये लिगेंड भी नेगेटिव चार्ज था, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी नेगेटिव चार्ज हैं, तो नेगेटिव और नेगेटिव में क्या होगा? रिपल्शन। गुड। अब जरा ध्यान देना बेटे, ये जो लिगेंड था वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा था। ये जब तक इक्वी डिस्टेंस पे थे, सारे लिगेंड जब तक ये इक्वी डिस्टेंस पे थे मेटल से, तब तक ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे। जब तक ये सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, इन पांचों के साथ उस लिगेंड से नेगेटिव चार्ज था तो इन पांचों में रिपल्सन होगा, और अगर रिपल्सन होगा तो इन पांचों की एनर्जी क्या हो गई बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। नो, रिपल्सन से एनर्जी इंक्रीज होती है। इंक्रीज होगी, सॉरी। हाँ, ये लाइन देखो ना, ये लाइन नीचे है और ये लाइन ऊपर जाती है। तो इन पांचों ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज हो गई। क्यों इंक्रीज हुई? रिपल्शन के कारण। जी हाँ, इस लिगेंड में क्योंकि नेगेटिवली चार्ज था और इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन थे, इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है और रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी इंक्रीज हो गई। लेकिन स्टिल अभी भी ये डिजेनरेट ही हैं। एनर्जी सबकी इंक्रीज हुई है, लेकिन सबकी एनर्जी इक्वली इंक्रीज हुई है, इसलिए स्टिल ये डिजेनरेट है अभी। और ये क्यों इक्वली हुई है? क्योंकि ये जो लिगेंड ने इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो सिमेट्रिकल था।
लेकिन क्या है कि ये लिगेंड थोड़ा भी इधर उधर अगर हुआ तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा बच्चों, अनसिमेट्रिकल। और जैसे ही अनसिमेट्रिकल होगा तुरंत इन पांचों ऑर्बिटल्स में स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो 3 ऑर्बिटल देखो नीचे आ गए, ये जो लाइन थी बेस लाइन एनर्जी की, उससे इनकी एनर्जी डिक्रीज हो गई और इन दोनों की एनर्जी इंक्रीज हो गई। इन दोनों की एनर्जी अगर इंक्रीज हुई इसका मतलब है कि इस लिगेंड के साथ इन दोनों का रिपल्सन हुआ होगा। मेरी बात समझ आई बच्चों? यस सर। अब बात Yes, sir. ये आती है कि सिर्फ इन्हीं दोनों में रिपल्सन ज्यादा क्यों हुआ? इनकी एक्सिस पे थी सर इलेक्ट्रॉन। यस, जो मैंने अभी ट्रेन वाली बात बताई थी बेटे कि ये दोनों एक ही लाइन पे आ गए। लिगेंड भी कहां मूव कर रहा था? अलोंग द एक्सिस। और इसके जो 2 ऑर्बिटल थे ईजी वाले, उन दोनों में इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कहां थे? अलोंग द एक्सिस। तो वो पांचों ऑर्बिटल ऊपर आपने बनाए हैं ना, उसको जरा ध्यान से देखो। जिन 2 ऑर्बिटल में आपने लोब्स अलोंग द एक्सिस बनाए हैं और लिगेंड भी अलोंग द एक्सिस आ रहा था, तो सेम चार्ज एक ही लाइन पे आ गए, इसलिए उसमें क्या हो गया बच्चों? रिपल्सन। और उसी रिपल्सन की वजह से इन दोनों की एनर्जी और भी ज्यादा इंक्रीज हो गई। समझ आ गई बात? अब बात ये आती है कि इलेक्ट्रॉन तो इसमें भी थे ना, तो इसमें रिपल्सन क्यों नहीं हुआ? सेंटर पे थे सर इसके। नहीं, इसमें जो इलेक्ट्रॉन थे वो बिटवीन एक्सिस थे। बिटवीन एक्सिस थे, मतलब ये वाली बात हो गई। ट्रेन जा रही थी लाइन पे और आप खड़े थे साइड में, तो इस पर जाने से इसके ऊपर थोड़ी ना कोई इफेक्ट आएगा। मेरी बात समझ रहे हो? लिगेंड आ रहा था अलोंग द एक्सिस, इसमें इलेक्ट्रॉन था बिटवीन एक्सिस, तो लिगेंड का इफेक्ट इसके ऊपर आया ही नहीं, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कहां थे? बिटवीन एक्सिस थे। इतनी बात समझ आई कि ये इन दोनों की एनर्जी क्यों इंक्रीज हुई और इन तीनों की मतलब इंक्रीज नहीं हुई। एक बात अभी तक तो ये समझ आएगी, इंक्रीज क्यों नहीं हुई, ये बात समझ आई? यस सर। वैसे एक बात बताऊं, ये थोड़ा इतनी ज्यादा कथा है ना कि एक दूसरे से अगर रिलेट नहीं कर पाओगे तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे बेटे, है ना? कौन क्या था क्या था, हालांकि आ जाएगा। अब बात ये आती कि यार इसमें रिपल्सन नहीं हुआ, वो तो समझ आया, लेकिन यहां तो अट्रैक्शन हो गया एक तरह से ये एनर्जी माइनस हुई ना। और माइनस एनर्जी कब होती है? जब एनर्जी कुछ ना कुछ क्या हो, रिलीज हो। बात समझ आई? तो है क्या, जरा अब यहां से फिर से, ये जो ऑर्बिटल्स थे ये किसके थे? मेटल के थे ना। मेटल और लिगेंड में क्या हो रहा है बेटे? मेटल पॉजिटिव था और लिगेंड कैसा था? नेगेटिव। पॉजिटिव में क्या होता है? अट्रैक्शन की वजह से कुछ एनर्जी रिलीज हो रही होगी, क्योंकि अट्रैक्शन का मतलब बॉन्ड, और बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यस सर। तो एनर्जी रिलीज हो रही होगी ना कुछ। तो इनका रिपल्सन की वजह से एनर्जी बढ़ा तो नहीं, लेकिन जो एनर्जी रिलीज हो रही थी उस वजह से इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ डिक्रीज जरूर हो गई है। अब बात ये आती क्या डिक्रीज इन्हीं तीनों की क्यों हुई होगी? इनकी भी तो हुई होगी ना डिक्रीज। ऐसा थोड़ी ना कि एम कहेगा कि भाई तुम तीनों की डिक्रीज होगी, इनकी नहीं होगी। इनकी अट्रैक्शन की वजह से अगर 10 डिक्रीज हुई थी तो रिपल्सन की वजह से 90 इंक्रीज हो गई, तो नेट गेन कितने का हो गया? 80। तो इसी वजह से उसमें वो चीज इफेक्ट नजर नहीं आ रहा है। हो उसमें भी रहा था, एनर्जी डिक्रीज उसमें भी हो रही थी अट्रैक्शन की वजह से, लेकिन
उसके कंपेयर में जो रिपल्सन हो रहा था, क्योंकि वो इतना स्ट्रांग था रिपल्सन कि उसको कवर अप कर दिया उसने। तो अब आपको ये समझ आ गया कि ये वैल्यू नेगेटिव क्यों है और ये वैल्यू पॉजिटिव क्यों है बच्चों? यस सर। सर नीचे वाले रिपल्शन नहीं होगा फिर? नहीं होगा। अच्छा, बात क्यों नहीं होगी? क्योंकि नीचे वाले में इलेक्ट्रॉन कहां था बेटे? बिटवीन एक्सिस था ना। ऑर्बिटल्स को याद कर, ऑर्बिटल्स को इन तीनों में इलेक्ट्रॉन बिटवीन एक्सिस था ना बेटे। और लिगेंड आ कहां रहा था? अलोंग द एक्सिस। तो फिर इसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ट्रेन इस लाइन से जा रही थी, आप इन दोनों लाइनों के बीच में खड़े थे, तो आपको क्या इफेक्ट आएगा? एक ट्रेन इधर से निकल गई होगी, एक ट्रेन इधर से निकल गई होगी, आप बीच में खड़े रह गए, कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर यही बात इसमें लगाऊं तो वो तो फेल हो जाएगा ना बेटे। ट्रेन भी इसी लाइन पे आ रही थी और आप भी उसी लाइन पे खड़े थे, तो फिर तो बात बिगड़ जाएगी। मेरी बात समझ आ रही बच्चों? एक बार थोड़ा सा रीथिंक करो, सारी स्टोरी को एक बार रीथिंक करो बेटे। क्या हुआ? पहले डी के 5 ऑर्बिटल डीजेनरेट थे, उनका लिगेंड के साथ रिपल्सन हुआ, हाइपोथेटिकल रिपल्सन। इस वजह से उनकी एनर्जी इंक्रीज हुई, क्योंकि वो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे थे, इस वजह से इंक्रीज सबकी इक्वल हुई। वहां तक तो कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लॉन्ग टाइम तक वो लिगेंड सिमेट्रिकल नहीं रहेंगे, कोई ना कोई लिगेंड डिस्टेंस इधर उधर चेंज करेगा और अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा वो। और जैसे ही अनसिमेट्रिकल इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ तो ये स्प्लिटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो उस लिगेंड के लाइन पे आ जाएगा उसमें रिपल्सन, और जो उस लिगेंड के लाइन पे नहीं आएगा उसमें एक तरह से अट्रैक्शन कह लो, एनर्जी स्लाइटली डिक्रीज हो जाएगी और वो फिर गैप बन जाएगा। एक की एनर्जी ज्यादा हो गई, एक की एनर्जी कम हो गई। इसी एनर्जी गैप को डेल नॉट कहते हैं। डेल नॉट क्या है? नॉट का मतलब ऑक्टाहेड्रल, डेल का मतलब एनर्जी गैप। तो इस पूरे गैप को बोलते हैं एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। अब देखो थोड़ी बहुत स्टोरी नजर आ रही है, नहीं नजर आ रही है। हालांकि ये कभी ऐसे नहीं आएगा कि समझाओ, ना ये कभी बनाने को आएगा। जो आएगा वो तो क्वेश्चन फॉर्म में आएगा, वो मैं अभी बताऊंगा। बट ये स्टोरी थोड़ी सी माइंड में होनी चाहिए बेटे। चलो अच्छा, एक बार आप फिर से रिवाइज करना। सर लिगेंड अपनी पोजीशन क्यों चेंज करेगा? क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था ना। अच्छा, अट्रैक्शन की वजह से? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अट्रैक्शन बहुत बड़ी चीज है बेटे। अच्छा, अब बात ये आती है, आप बनाना नहीं, ऐसे ऐसे था। ये एनर्जी गैप है 0.4 माइनस ये 0.6 था प्लस, है ना? ये है। अब इसको ना, इसको DQ भी कह सकते हैं बेटे। DQ, ये जो डेल नॉट है, डेल नॉट को DQ भी कहते हैं। बस इसमें 10 DQ कह देंगे। डेल नॉट इज इक्वल टू 10 DQ। डेका क्वांटा कहते हैं। क्वांटा, डेका क्वांटा 10 DQ। तो अगर मैं इसी चीज, मतलब अगर और मगर क्या है वो तो क्वेश्चन में रहेगा। बात ये आती है, अगर आप यहां DQ लिखते हो, DQ लिखते हो तो ये जो वैल्यू आएगी वो 0.6 के बजाय 6 हो जाएगी, और ये कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है?
क्यों? क्योंकि 10 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो वहां क्या हो जाएगा, 0.4 -4 में हो गया और ये 0.66 में हो जाएगा। ठीक है, आगे चलें। यस सर। तो इसको बनाते हैं। अब आप इसको बना लो। dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर dxy dyz dzx, ये हुआ और ये हुआ। dxy dyz dzx, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए होता है, ये वीक लिगेंड के लिए होता है। इसमें जो होगा एनर्जी गैप ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी से, कम होगा पेयरिंग एनर्जी से। इसको बोलते हैं लो स्पिन, इसको बोलते हैं हाई स्पिन। नोट, नोट कर लिया बेटे? पढ़ पा रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, एक में गैप ज्यादा है, दूसरे में गैप कम है। क्या लिखा है सर? पेयरिंग एनर्जी, पीई का मतलब पेयरिंग एनर्जी। नोट हो गया? यस सर। यस सर। पूछ रहा था कि एक में गैप ज्यादा है और दूसरे में गैप कम है, इसका क्या मतलब है? इसका वही मतलब है बेटे, वीक लिगेंड का मतलब वीक इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब ये 20-20 के स्पीड में आपकी गाड़ी टकरा रही है तो गैप कम बनेगा, और ये कितने में टकरा गई आपकी गाड़ी? 120 तो ये गैप ज्यादा बनेगा। गैप ज्यादा बनने का मतलब है कि अगर लिगेंड स्ट्रांग होगा, लिगेंड स्ट्रांग होने का मतलब है कि उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगी, और जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उतना ज्यादा रिपल्सन और उतना गैप ज्यादा बनेगा। अगर लिगेंड वीक होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ भी वीक होगी और रिपल्सन भी वीक होगा। अब जरा ध्यान दो, अगर लिगेंड स्ट्रांग हुआ, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फिलिंग में हर्ट्ज रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें हर्ट्ज रूल फॉलो होगा।
हंट्स रूल क्या कहता था? जब तक सारे ऑर्बिटल में सिंगल नहीं आएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं होगी। ये यहाँ फेल होगा, ये इसमें फेल हो। चलें, नोट हो गया? यस सर। यस सर। अब थोड़ा सा, हाँ, इसी चीज को मैं फिर से बनाता हूं, आप मत बनाना, मेरे में ज्यादा कचरा फैल गया था। ये नीचे वाला पता है ना, T2G था, और ऊपर वाला कौन सा ऑर्बिटल है? EG। हाँ, अब बात आती है डी में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अब मैं यहां आऊंगा, K4FeCl6, K4FeCN6, ये इन दोनों एग्जांपल से इसको समझते हैं बेटे। अगर इस दोनों पे +2 चार्ज आया था, इस पे आपने किया था कॉन्फ़िगरेशन, तो आपने ये निकाला था। आप पीछे कर चुके हो तो रहने ही देना। ये तो हो गया डी, ये डी के बनाए ना, +2 है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस, और इसमें भी लॉस। लेकिन आपने कहा था कि ये लिगेंड स्ट्रांग है, इस वजह से पेयरिंग हो जाएगी, आपको याद है ना? तो इसी वजह से इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या आया था, इसमें तो sp3d2 आया था, लेकिन इसमें क्या आ गया था? ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अब इसी चीज को जरा यहां अप्लाई करते हैं बेटे। डी में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। जरा ध्यान देना, ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड वाला है और ये वीक लिगेंड वाला है। पहला इलेक्ट्रॉन, अगर डी में 1 इलेक्ट्रॉन हो तो पहला इलेक्ट्रॉन बताओ कहां जाएगा, T2G में या EG में? हंड पॉली अबाउ रूल फॉलो करो, पहला इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? T2G। क्यों यही गया? क्यों यही गया? किस रूल के अकॉर्डिंग गया? अबाउ रूल पढ़ा था आपने? यस सर। यस सर। ये कहता है कि लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन जाएगा तब हायर एनर्जी में जाएगा, इसकी एनर्जी ज्यादा थी ना, तो अकॉर्डिंग टू अबाउ प्रिंसिपल पहला इलेक्ट्रॉन तो यहीं में जाएगा, चाहे लिगेंड वीक हो चाहे लिगेंड स्ट्रांग हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर डी में एज्यूम करो कि 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा? यहीं जाएगा। अब हंट्स रूल फॉलो हो गया। हंट्स रूल कहता कि पहले 1 इलेक्ट्रॉन होगा, यही ना? अब अगर डी में 3 इलेक्ट्रॉन हो तो चाहे लिगेंड वीक हो या स्ट्रांग हो तो यहीं पे जाएगा। D3 तक ना तो कोई स्ट्रॉन्ग लिगेंड का फंक्शन है, ना ही कोई वीक लिगेंड का फंक्शन है। लेकिन जैसे ही डी में 4 होगा तो ये गैप क्योंकि कम था, इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर जाएगा। लेकिन क्योंकि ये गैप बहुत ज्यादा था, इसलिए इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर पाता और हंट्स रूल ब्रेक हो जाता है। D4 से दोनों में डिफरेंस आना स्टार्ट हो जाएगा बेटे। D4 से ये आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी कि लिगेंड वीक है या लिगेंड स्ट्रांग है। आपको समझ आया इसमें हंट्स रूल कैसे फेल हुआ?
स्ट्रॉन्ग वाले में? यस सर। हंट्स रूल के अकॉर्डिंग तो ये जब तक पांचों फिल नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन CFT ने कहा कि नहीं, हंट्स रूल सब बेकार है, कुछ नहीं, फेल हो जाएगा क्योंकि ये गैप ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन की इतनी एनर्जी नहीं है कि वो इस गैप को जंप कर जाएगा। अगर ये गैप थोड़ा होता तो वो फॉलो कर लेता। अब अगर डी में 5 इलेक्ट्रॉन है तो यही होगा, और यहां हो तो ये है। इसमें देखो हंट्स रूल फॉलो हो रहा है वीक वाले में। अब डी में 6 इलेक्ट्रॉन, जो कि नीचे दिखाई दे रहा है आपको, डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 इलेक्ट्रॉन यहीं जाएगा और इसमें यहां जाएगा। तो अब देखो ये वाला केस हो गया, ये वाला केस हो गया। वीबीटी क्या करता था? वीबीटी कहता था पहले आप रूल फॉलो कर दो, बाद में पेयरिंग करवा दो। CFT ने कहा कुछ नहीं, रूल ही नहीं फॉलो होगा, रूल ही ब्रेक हो जाएगा। पहले 3 ऑर्बिटल में पेयरिंग हो जाएगी तभी ऊपर जाएगा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए हम कहते हैं कि अगर लिगेंड स्ट्रांग हो तो पेयरिंग कर दो, समझने के लिए वहां वीबीटी में। लेकिन उस बात को CFT ने एक्सप्लेन किया कि ये पेयरिंग क्या चीज होती है और क्यों ऐसा हुआ। उन्होंने डी ऑर्बिटल को स्प्लिट करवा दिया था, जबकि वीबीटी को स्प्लिटिंग की बात नहीं करता, तो उनकी तो एनर्जी सबकी सेम थी, तब तो फिर 1-1 जाना चाहिए। लेकिन इन्होंने क्योंकि स्प्लिट करवा दिया और इस वजह से यहां पेयरिंग होती है। कुछ थोड़ी बहुत बात समझ आई कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड में ये वाली कंडीशन क्यों हो गई और वीक वाली में ये क्यों नहीं हुई? यस सर। सर एक बार दोबारा रिपीट करो। हाँ, जैसे ये बताओ मुझे समझ क्या नहीं आया, फिर मैं वही रिपीट करूंगा। बोलो सर। अगर ये लो एनर्जी है तो इसमें मतलब इसमें हंट्स रूल फॉलो हो रहा है, तो ये मतलब इसमें सर क्या? एक मिनट, लो एनर्जी नहीं, गैप लो है, मतलब एनर्जी गैप लो है। अच्छा, मतलब आपस में जो ऑर्बिटल्स का गैप है, हाँ, वो गैप कम है तो इजीली इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। अच्छा, तो इसलिए हंट्स रूल फॉलो होगा। इसलिए हंट्स रूल फॉलो होगा। लेकिन यहां हंट्स रूल ब्रेक क्यों हुआ? क्योंकि ये गैप ज्यादा था। अच्छा भाई एक बात बताओ, आप छोटी सी नाली हो उसे जंप कर जाओगे, लेकिन अगर पूरा नाला है तो आप कहां से जंप कर जाओगे यार? हाँ, नहीं कर सकते। तो बात वही है ना कि अब अगर 20 के स्पीड में टकराए हो तो आप रहोगे तो धरती पे ही ना, हाथ पैर टूट जाएगा, वो 1 महीने में सही हो जाएगा। तो ये फीलिंग है बेटे, ये यहाँ पे सही है। लेकिन अगर 120 में टकरा गए और एक इंसान जमीन पे रह गया और दूसरा आसमान पे पहुंच गया, तो आसमान से कैसे कोई वापस आ सकता है? नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि भैया डॉक्टर भी उसमें कुछ नहीं कर सकता। वो डॉक्टर को मौका मिलता तब तो वो बचाता उसको। तो बात वही है, यहाँ गैप इतना ज्यादा था तो इस वजह से जो इलेक्ट्रॉन था ना फोर्थ वाला, वो बेचारा फोर्थ वाला यहाँ जा ही नहीं पाया। तो वो कहा कि ठीक है यार, यहीं पेयरिंग करवा लो पहले। ठीक है, तो ये स्प्लिटिंग का कॉन्सेप्ट था। फिर आगे चलते हैं और थोड़ा सा भी और बनाते हैं तो समझ जाओगे। हाँ, लिखो जरा, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल। यहां से क्वेश्चन आता है बेटे, ये चीज आएगी। अब तक जो बताया वो आता नहीं, वो सिर्फ समझने के लिए था। क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। पहले हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के लिए करेंगे, फिर वीक फील्ड लिगेंड के लिए करेंगे। अब ऐसे कॉलम बना लो। ये डी में X, डी में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन, ये है T2Z
और ये है Eg और ये है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है -0.4 A प्लस 0.6 B डेल नॉट प्लस MP। यहां स्मॉल a क्या है वो जरा नोट कर लें, कहीं आप दूसरी जगह नोट करना, इस कॉलम में मत नोट करना। स्मॉल a क्या है? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g ऑर्बिटल्स। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2g। B क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg ऑर्बिटल्स। T2g ऑर्बिटल्स 3 थे ना। ये मैं लाइन बना रहा हूं, यहां गोला बनाना चाहिए था, लेकिन वो गोला बनाने में टाइम जाएगा, तो आप इसी से समझ जाना। ये T2g ऑर्बिटल्स हैं बच्चों। D में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 10। तो एक एक अगर हम एज्यूम करें तो वो इसके लिए है। अब अगर D में 1 हो तो T2g में जाएगा, अभी जैसे पीछे बताया था। यहां एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा? -0.4 × 1, बस इतना ही हो जाएगा। D2 हो तो यहां आएगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? -0.4 × 2। D3 -0.4 × 3। D4 फोर्थ इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा बच्चे? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो तो Eg में जाएगा या T2g में पेयरिंग हो जाएगी? T2g में पेयरिंग पेयरिंग हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है बहुत। तो -0.4 × 4 प्लस MP। एक ऑर्बिटल पेयर्ड हो गया, M का मतलब नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल। अब D5 में तो कंफ्यूजन दूर हो गई कि यहीं जाएगा, तो इसकी वैल्यू 0.4 × 5 प्लस 2 पेयर ऑर्बिटल हो गए। D6 में -0.4 × 6 प्लस 3 पेयर ऑर्बिटल है। अब बात आएगी D7 की। पूछता पहला इलेक्ट्रॉन Eg में कौन सा जाएगा? D7 जाएगा बच्चों। अब B में आया +3p, ये ब्रैकेट में रहेगा। D8 -0.4 × 6 प्लस 0.6 × 2 प्लस 3p। -0.4 × 6, 0.6 × 3 प्लस 4p। -0.46, 0.6 × 4 प्लस 5p। ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा D4 के लिए क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी कितनी होगी, D7 के लिए, D8 के लिए। पूछेगा किसकी वैल्यू 0 होगी। जरा देखना D किसके लिए वैल्यू 0 आएगी, मल्टीप्लाई करके सारा कुछ।
एम बता दीजिए क्या है? एम टोटल नंबर ऑफ पेयर्ड ऑर्बिटल्स। ओके सर। सर ब्रैकेट में जो डेल ओ लिखा है वो उसका क्या मतलब क्या? अरे एनर्जी गैप फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। डेल नॉट वही है मतलब वो हाँ उसका कुछ रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा इसमें? अरे सब में होगा बेटे, सब में होगा। जब ये तू मल्टीप्लाई करके लिखेगा तो कितना लिखेगा? 0.4 डेल नॉट ही तो लिखेगा। ओके सर। ऐसे यहाँ 0.08 डेल नॉट लिखेगा। ऐसे यहाँ क्या लिखेगा? -1.2 डेल नॉट लिखेगा। ऐसे लिखेगा सब। वो डेल नॉट सब में लगेगा बेटे, क्योंकि ये ब्रैकेट में है ना सारा। अब आज यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि अगला अभी वीक लिगेंड वाला नहीं हो पाएगा आज। नोट हो गया? यस सर। चलो फिर आज यहीं तक रहने देते हैं। बाकी अगली क्लास में वीक लिगेंड, आज स्ट्रॉन्ग का किए हैं, अगली क्लास में वीक का भी करेंगे। ये तो आज आपका अटेंडेंस लिया ही नहीं, और अटेंडेंस अब ले रहा हूँ तो आधे तो भाग गए, उनके अटेंडेंस आते हुए भी रह गए। चलो ठीक है बच्चों, मैं एंड कर देता हूँ। मुझे यहाँ से सारा सामान उठा